हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आए क्लास 11 का पहला क्लास अकाउंटेंसी का, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले कि अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, और भी बहुत सारा बेसिक बेसिक टर्म जो आपको अकाउंटेंसी शुरू करने से पहले वो सब टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग क्लास 10 का एग्जाम पास करके अब आप लोग 11 में आए हो। और उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग कॉमर्स को चूज किए हो एज अ स्ट्रीम अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो, ये फील्ड बहुत अच्छा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये फील्ड में क्या खूबी है क्या नहीं, क्योंकि अभी तक का आप लोग क्लास 10 तक का आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़े हो, साइंस का सब्जेक्ट पढ़े हो, लेकिन कॉमर्स का सब्जेक्ट अभी तक का आप लोग नहीं पढ़े हो। तो अब से आप लोग का जर्नी कॉमर्स का सब्जेक्ट समझेंगे हम लोग। डे टू डे बिजनेस में हम लोग का डे टू डे रियल लाइफ में जो भी होता है वो सब कॉमर्स से ही रिलेटेड होता है। तो पढ़ेंगे हर एक चीज, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग वो सब चीज देखेंगे। तो बहुत मजा आता है कॉमर्स पढ़ने में। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटेंसी के साथ। जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं बाबू, वो सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में हर एक चीज नजर आता होगा, सुंदर सुंदर सा हम लोग का नोट्स है। ठीक है, एक बार दिखा देते, ये हम लोग का नोट्स है, बहुत सारा नोट्स है। अभी हम लोग सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग लाइक करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक का शेयर करो, ताकि हम लोगों का भी रीच बढ़े और एक कॉन्फिडेंस हम लोग का अंदर आए, ताकि हम लोग और वीडियो आप लोग के लिए बनाते जाएं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी, जिस चैप्टर का नाम क्या? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या नाम है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होता है। देखो, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे वो अकाउंट्स नहीं पढ़े। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आओ आज हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे। अकाउंट्स बोल के कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। तो अकाउंटेंसी क्या सिखाता है सर हम लोगों को? तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है या फिर एक बॉडी लैंग्वेज है जो हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। क्या देता है? रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाता है, कायदा कानून हम लोगों को सिखाता है। कौन? अकाउंटेंसी। किस चीज का कायदा कानून भाई साहब? कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलेट करे और मेंटेन करे। देखो, आप देखना ना, बिजनेस में जितना भी लेन देन होता है वो सबको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अभी आएगा यहाँ पे, सब एक एक चीज क्लियर करेंगे हम लोग। तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है। तो हर एक इंसान का रिकॉर्ड करने का तरीका अलग है। रिलायंस कंपनी अपना लेन देन का रिकॉर्ड जो करता होगा वो अलग तरीके से करता होगा, और आपके मोहल्ला में जो एक छोटा सा मोदी का शॉप बोल लो या स्टेशनरी का शॉप बोल लो, वो लोग भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है, लेकिन उन लोग का मेंटेन करने का तरीका बिल्कुल भी अलग होता है। राइट। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हम लोग को बताता है, हम लोगों को सिखाता है, हम लोगों को रूल्स कायदा कानून बताता है कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए। और जिस तरह से हम लोग को मेंटेन करने सिखाता है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है वो इसी कायदा कानून के अकॉर्डिंग होता है। आप दूसरा का अकाउंट्स देख करके, अकाउंटेंसी आप पढ़े हुए हो तो दूसरा का बुक्स ऑफ अकाउंट देख करके आप समझ सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, लेकिन एक मोदी दुकान का या एक स्टेशनरी शॉप का जितना भी खाता है जो रिकॉर्ड कर उसको देख करके हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, उसको देख करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं मिल सकता। तो अकाउंटेंसी हम लोग को क्या सिखाता है? अकाउंटेंसी हम लोग को सिखाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए। पढ़िए, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज विच गिव्स द रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंटेंसी पढ़ लिया हम लोग, तो देन आगे बढ़ेंगे हम लोग अकाउंटिंग में। देखो, आईएनजी लग गया, आईएनजी लग गया तो वो एक वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, जो आपको अकाउंटेंसी सिखाया है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसी को सीख कर करके आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंप्लीमेंट करोगे, रिकॉर्ड करोगे, उसी को क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे। जो सीखे उसी को अमल में लाना, प्रोसेस में लाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। क्या है? एक कला है। किस चीज का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये तीन वर्ड को बहुत गौर से पढ़िएगा। क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑफ क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब सर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? देखो, ट्रांजेक्शन का मतलब हम अभी बताया आप लोग को कि लेन देन को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। अब हर ट्रांजेक्शन को हम लोग खाता में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल,
मेरा एडीफाई एकेडमी कोचिंग है, तो कोचिंग में जितना भी ट्रांजेक्शन लेन देन होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। हम अपना घर का पर्सनल खर्चा को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेरा घर पे आटा चावल दाल चीनी ये सब आता होगा, वो सबको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन को? बिजनेस ट्रांजेक्शन को। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करना है? सबसे पहले रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है। सर ये 3 वर्ड के ऊपर 3 चैप्टर है। सबसे पहले आते हम लोग रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के ऊपर जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। क्या नाम है? जर्नल एंट्री। क्लासिफाइंग के ऊपर जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है लेजर पोस्टिंग, लेजर। और समराइजिंग के ऊपर हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। मतलब बिजनेस में जो भी लेन देन होगा उसको सबसे पहले आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद क्लासिफाई करना है और समराइज करना है। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि सर रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है और समराइजिंग क्या होता है। देखो कुछ भी लेन देन हुआ उसको सबसे पहले खाता में रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना? हम लोग क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? अलग अलग सेपरेट बुक्स में हेड बनाना है। एग्जाम्पल, एक बैंक है मेरा, बैंक भी क्या है? एक बिजनेस है, बैंक है। और वहां पे बैंक में मान लो मिस्टर राहुल बोल करके 5-6 कस्टमर है, वो सब बैंक में पैसा जमा करता होगा, विड्रॉ करता होगा, मतलब लेन देन कर रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है बैंक में। अब कौन सा राहुल का कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट है? सब राहुल का अलग अलग हम लोग अकाउंट नंबर बनाते हैं ना, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, नहीं तो इस राहुल का अमाउंट किसी और राहुल का अकाउंट में चला जाएगा, खाता मेंटेन करने में दिक्कत होगा। तो हर एक इंसान का अलग अलग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, अलग अलग सेपरेट हेड बनाएंगे, ताकि उन लोग का जितना भी रिलेटेड डेटा है उन्हीं का अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये देख करके हम लोग को इंफॉर्मेशन लेने में आसानी है। मिसाल के तौर पे मेरा मान लीजिए एक स्टेशनरी का शॉप है जहाँ पे हम सामान वगैरह बेचते हैं, रोजमर्रा का जिंदगी का, दाल चावल आटा मैदा ये सब आप लोग को बेचते हैं। अब मान लीजिए जिस एरिया में जिस लोकेलिटी में हम माल बेच रहे हैं वहां पर ही मान लीजिए मिस्टर एक्स बोल करके 4 बंदा है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स बोल करके एक ही बंदा, मान लो एक ही बंदा है मिस्टर एक्स। अब सुनो, मेरा मोदी का दुकान है, चलो मिस्टर एक्स भी हटाओ, मेरा एक मोदी का दुकान है। तो हम जब मोदी का दुकान खोले तो बहुत सारा कस्टमर मेरे पास आता होगा ना सामान लेने के लिए, कुछ कैश में खरीदता होगा, कुछ उधार में खरीदता होगा, कुछ अमाउंट देता होगा, कुछ आधा अमाउंट देता होगा, कुछ पूरा क्लियर करता होगा, कुछ का बाकी रह जाता होगा। तो सबका अकाउंट हम अलग अलग अगर सेपरेट मेंटेन नहीं करेंगे तो दिक्कत ये होगा कि हमको मान लो कोई मिस्टर एक्स बोल करके कस्टमर था जो 10,000 का माल लेकर के गया था और 3,000 पे कर दिया था, बचा कितना? उससे 7,000 रुपया। अगर हम अलग अलग सेपरेट हेड नहीं बनाएंगे, मिस्टर एक्स आकर के बोलेगा कि मसनून सर आप बताइए आपका कितना बाकी है अमाउंट, तो हम तो पूरा एक एक ट्रांजेक्शन, मेरे पास टाइम नहीं है ना कि देखेंगे अच्छा 7-10,000 का माल बेचे थे, 3,000 मिल गया है, 7,000 बाकी है। हम डायरेक्ट उसका अकाउंट में जाएंगे और वहीं पे हमको पता चल जाएगा मिस्टर एक्स का 10,000 का सामान बेचे थे, 3,000 मिला, बचा आपका 7,000 रुपया। उतना ट्रांजेक्शन देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस में एक दिन में लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो सकता है। अब हम एक एक करके चेक करने नहीं जाएंगे, हम सबका अपना अलग अलग सेपरेट बुक्स बना देंगे ताकि देख करके हर एक इंसान का इंफॉर्मेशन तुरंत हम लोग आइडिया निकाल सके, नॉलेज ले सके। समझ में? इसी को बोलते हैं क्लासिफाइंग करना। क्या करना? क्लासिफाई करना। अब जब रिकॉर्ड कर लिए, क्लासिफाई कर लिए, लास्ट में साल के आखिरी में हम लोग पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जितना भी खर्चा साल भर हम लोग किए सबको जोड़ेंगे, जितना भी हम लोग साल भर कमाए सबको जोड़ेंगे, पता करेंगे कि हम लोग का बिजनेस प्रॉफिट अर्न किया है या नुकसान हुआ, हम लोग का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये साल के आखिरी में पता चलेगा। ये जो हम लोग करेंगे उस चैप्टर का नाम है बैलेंस शीट। कौन सा चैप्टर में हम लोग करते हैं? बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस बोल करके चैप्टर होता है। वहां पर हम लोग को पता चलता है कि बिजनेस में कितना पैसा आया कितना पैसा गया साल के आखिरी में। सर अकाउंट्स करते क्यों हम लोग? अपना बिजनेस का डेटा इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। मान लीजिए मेरा 2 ब्रांच है, एक राजा बाजार में कोचिंग है और एक कोचिंग मान लीजिए हावड़ा में, तो दोनों में खर्चा भी होता होगा, दोनों में स्टूडेंट आता होगा, कमाई भी होता होगा। तो हम अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा ना कि हावड़ा का जो ब्रांच है वो अच्छा कर रहा है या राजा बाजार का ब्रांच अच्छा कर रहा है। फिर पता करेंगे कि आखिरकार कोई खराब कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। मतलब सर अकाउंटेंसी से बिजनेस का इंफॉर्मेशन मिलता है ओनर को, वो डिसीजन ले सकता है अकाउंटेंसी से कि उसको बिजनेस को कैसे रन करना है कैसे रन
नहीं करना है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आता होगा। देखो यही बोला है, अकाउंटिंग से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट। आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आपका रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटेंसी से पता चलेगा। क्लियर है। तो सर अकाउंटेंसी समझ में, अकाउंटेंसी क्या एक सब्जेक्ट है जो हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाता है कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, और उसी को जो हम लोग सीखे उसी को हम लोग प्रोसेस में ला करके अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग। अब आते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या, हम क्या बताया अभी, सब हर एक इंसान का, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मेरा दुकान में जितना भी इंसान आ रहा है, कुछ कस्टमर होगा, कुछ सप्लायर होगा, सबका अलग अलग सेपरेट बुक्स बना देंगे। सबका सेपरेट बुक्स बनाएंगे तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि किसका कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। मिस्टर एक्स आकर के पूछेगा भैया मेरा कितना बाकी, हम देख करके बता सकते हैं। मिस्टर वाई आकर के बोलेगा कितना बाकी, हम डायरेक्ट पूरा ट्रांजेक्शन देखने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मिस्टर वाई का अकाउंट में जाएंगे और जा करके देख करके बता देंगे। मतलब हर एक इंसान का रिलेवेंट ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करना है। मतलब एक्स से रिलेटेड, मिस्टर एक्स से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो एक्स के अकाउंट में ही जाएगा। वाई से रिलेटेड जितना भी अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन होगा, मिस्टर वाई से जितना भी लेन देन होगा, सब मिस्टर वाई का अकाउंट में जाएगा। तो अकाउंट मतलब समझ में आया। तो सर यहाँ से ये वर्ड समझ में आया कि अकाउंटेंसी अलग चीज है, अकाउंटिंग अलग चीज है और अकाउंट्स अलग चीज है। पहले यहाँ तक का बताइए क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक पूरा क्लियर है। वीडियो अगर पसंद आ रहा फिर से बोले एक बार प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाला अपडेट आपको जल्दी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। क्लियर है, क्योंकि ये सब करने में बहुत मेहनत लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो थोड़ा सा मेहनत को अप्रिशिएट करना आप लोगों का काम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन, आ गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। अब वो लेन देन हर घर का हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस का ही लेन देन को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। पढ़िए, इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल मतलब जिसमें पैसा इंक्लूड हो, इंटर बाय टू और मोर पार्टीज। अब यहां से ये समझ में आया कि ट्रांजेक्शन में मिनिमम कम से कम कितना पार्टीज होना चाहिए, दो पार्टीज होना चाहिए। अकेला इंसान क्या लेन देन करेगा, मान लो हम इस अमाउंट, इस हाथ में पैसा लिए, इस हाथ में दे दिए, क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ, नहीं। ट्रांजेक्शन करने के लिए मिनिमम दो या दो से ज्यादा इंसान चाहिए। ठीक है, और इसी को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर कैपिटल के तरफ। सर कैपिटल वही कैपिटल जो इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, नहीं। यहाँ कैपिटल का मतलब क्या है, यहाँ कैपिटल का मतलब है ओनर जब बिजनेस में कुछ भी लगाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल बोलेंगे। जब ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाता है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, कैपिटल। बहुत सारे टीचर गलती करते हैं, वहां पे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। हम क्या बोला, कुछ भी लगाए, सिर्फ पैसा नहीं। मान लो मेरा बिजनेस है, हम अपना बिजनेस में कैश लगाए तब भी वो क्या होगा, कैपिटल कहलाएगा। हम अपना बिजनेस में फर्नीचर का जरूरत था, हम अपना बिजनेस में फर्नीचर लेकर के आए। मेरा बिजनेस में मोबाइल का जरूरत था, हम अपना घर का मोबाइल लेकर के आए। मेरा बिजनेस में आपका मान लीजिए फैन का जरूरत था, पंखा का, हम अपना घर से खोल करके लाए। तो कुछ भी ओनर बिजनेस में लगाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल का मतलब क्या है, एनीथिंग, इट इंक्लूड्स एनीथिंग, चाहे वो कैश हो या कोई एसेट्स हो। अब सर ये एसेट्स क्या है, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। क्या होता है बाबू, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, जायदाद होता है। क्या होता है, जायदाद होता है एसेट्स का मतलब। जैसे मेरा घर का पंखा, वो क्या था, मेरा जायदाद था, प्रॉपर्टी था, उसको बिजनेस में लगाए। मेरा घर का फर्नीचर था, अलमीरा का जरूरत था बिजनेस में, हम अपना घर का अलमीरा लेकर के आए। तो ओनर जब कुछ भी लगाएगा, चाहे वो कैश हो या चाहे वो एसेट्स हो, कुछ भी लगाएगा बिजनेस में उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। देखो, इट इंक्लूड एनीथिंग अदर कैश और एसेट दैट आर इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस बाय इट्स ओनर। ओनर जब बिजनेस में कुछ भी लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे ना हमें एक चीज आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि अकाउंटेंसी में याद रखिएगा, अकाउंटेंसी में ओनर ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। क्या है, ओनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है। ओनर को अलग मानेंगे और बिजनेस को अलग मानेंगे। एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए मसनून सर, मतलब कि हम, और ये है आपका मान लीजिए एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स जो मेरा कोचिंग है। लॉ के नजर में, कानून के नजर में
मसनून सर एक अलग पर्सन है और एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स एक अलग पर्सन है। अब एक चीज और दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी आप अकाउंट्स को बनाओगे, हमेशा जिंदगी भर जब तक आप अकाउंट्स बनाओगे, अपने आप को कभी भी ओनर मत समझना। क्या समझना? हमेशा बिजनेस समझ करके अकाउंट्स को मेंटेन करना। हमेशा अकाउंट्स जब बनाइएगा अपने आप को ओनर मत समझना। क्या समझना? बिजनेस समझ करके अकाउंट्स मेंटेन करना। मतलब सर रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी दो अलग इंसान हैं लॉ के नजर में? आंसर इज यस, अलग इंसान है। आप अगर रिलायंस कंपनी का अकाउंट्स बनाओगे तो अपने आप को अंबानी समझ करके मत रिकॉर्ड करना अकाउंट, बल्कि अपने आप को रिलायंस कंपनी समझ करके अकाउंट्स मेंटेन करना। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो कैपिटल भी क्लियर हो गया। देन आगे आते हम लोग ड्राइंग्स की तरफ बढ़ते हैं। ड्राइंग्स क्या है सर? ड्राइंग्स सर, ड्राइंग्स का मतलब वही ड्राइंग जो हम लोग बचपना में करते थे, मैम लोग कराती थी। आंसर इज नो। यहाँ ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स मतलब कुछ भी ओनर, कुछ भी, हम क्या बोले, कुछ भी ओनर बिजनेस से निकाल लेगा पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, अपना निजी मामला के लिए, अपना पर्सनल चीज के लिए, अगर बिजनेस से ओनर कुछ भी निकाल लेगा उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। कुछ भी लगाएगा तो कैपिटल, कुछ भी निकाल लेगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ड्राइंग्स। देखो, इफ मनी, चाहे वो कैश हो या एसेट्स हो, विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, कौन? ओनर। किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। ये पर्सनल यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। इसका डेफिनेशन अगर लिख रहे हो आप, पर्सनल यूज नहीं डालोगे तो आपको आंसर मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब सर ओनर जब बिजनेस में कुछ भी लगाएगा तो वो कैपिटल कहलाता है, कुछ भी निकाल लेगा पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या कहलाएंगे? ड्राइंग्स। एग्जाम्पल, मेरा मान लीजिए आईफोन का शोरूम है, आईफोन मोबाइल वगैरह का शोरूम है। हम एक मोबाइल निकाले और अपना वाइफ को गिफ्ट कर दिए एनिवर्सरी में, तो यहाँ पर बिजनेस से ओनर निकाला है मोबाइल और अपना पर्सनल यूज के लिए अपना वाइफ के लिए वो क्या किया? दे दिया। वो मेरा निजी मामला है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स बोलेंगे। हम बिजनेस का पैसा निकाल करके अपना बच्चा का ट्यूशन फीस भर दिए, ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। बोलो क्लियर है? तो ड्राइंग्स का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसके नीचे लिख लेना कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पेइंग ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन। अपना बच्चा का ट्यूशन फीस देने के लिए हम बिजनेस से पैसा निकाल लिया, क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। हम अपना बिजनेस से सामान निकाल लिए, आईफोन का बिजनेस था, आईफोन निकाल करके अपना वाइफ को गिफ्ट कर दिए, वो भी क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं सर एसेट्स की तरफ। सर एसेट्स क्या है? हम एसेट्स का डेफिनेशन ऑलरेडी ऊपर बता चुके कि एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? इट मींस एनी रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल बाय द बिजनेस। देखो हम क्या बताया, कोई भी चीज जिसका मालिकाना हक, ओनरशिप किसके पास है? बिजनेस के पास है, या फिर उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसेट्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा कोचिंग है, जिस रूम पे हम रेंट पे भी हम पढ़ा रहे, वो रूम रेंट पे, उसका ओनरशिप नहीं है, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। अब यहाँ पर मेरे पास नहीं है, बल्कि एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स के पास है, क्योंकि मसनून सर अलग है, एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स अलग है। ठीक है, तो ये रूम किसका क्या कहलाएगा? एडिफाई एकेडमी के लिए एसेट्स कहलाएगा। समझ में आया? एक बिल्डिंग है, मान लीजिए जिस रिलायंस कंपनी का एक बिल्डिंग है जिसमें वो प्रोडक्शन करता है, सामान वगैरह बनाता है, ठीक है, जियो का फोन बनाता है मान लीजिए, तो वो जो बिल्डिंग है उसका ओनरशिप किसके पास है? रिलायंस कंपनी के पास है। अंबानी के पास नहीं है, किसके पास है? रिलायंस कंपनी के पास है। मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका ओनरशिप या कंट्रोल किसके पास है? बिजनेस के पास है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। प्रॉपर्टी, जायदाद है वो। क्लियर है? अब एसेट्स क्या, किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू प्रोड्यूस, या तो सामान बनाने में हेल्प होता है या तो फिर सेल करने में हेल्प होता है। एसेट्स किस लिए यूज होता है? या तो सामान बनाने में या तो फिर सामान को सेल करने में। एग्जाम्पल, मेरा ना मोबाइल का शोरूम है, ठीक है, मोबाइल का मेरा मान लीजिए फैक्ट्री है, चलो मोबाइल का फैक्ट्री है, और बड़ा बड़ा मशीन हम लाए जिससे मोबाइल बनता है, तो वो जो मशीन लाए वो मेरा जायदाद है कि नहीं है? प्रॉपर्टी है कि नहीं? तो वो जो मशीन है वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उससे सामान क्या हो रहा है? बन रहा है, वो मशीन से मोबाइल बन रहा है, तो वो मशीन क्या कहलाएगा? बिजनेस का एसेट्स कहलाएगा, प्रॉपर्टी कहलाएगा। उसी तरह मोबाइल का शोरूम भी है मेरा। अब मोबाइल को सजाने के लिए हमको फर्नीचर का जरूरत था, फर्नीचर का जरूरत था, तो वो फर्नीचर भी मेरा बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। क्या उससे फर्नीचर से सामान बन रहा? नहीं, उससे क्या हो रहा?
सेल हो रहा है, उसका मदद लेकर के हम लोग माल को सेल करें, क्योंकि जब तक हम सजाएंगे ना कस्टमर पसंद कैसे करेगा। आया समझ में। तो यहाँ पर एसेट्स का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस का जायदाद। किसका जायदाद, बिजनेस का, ओनर का नहीं। क्लियर है। चलिए अब एसेट्स को हम लोग फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा जो मशीन है उसको बेचेंगे तो कुछ ना कुछ कैश रिकवर होगा कि नहीं। मेरा फर्नीचर है जिसमें मोबाइल हम सजा के डेमो में रख रहे हैं, उसको बेचेंगे तो हमको कैश रिकवर होगा कि नहीं होगा। कुछ भी अमाउंट मिलेगा, कैश आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाता है, बिजनेस का एसेट कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार रेड कर लो यहाँ तक का। चलिए एसेट्स पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटी की तरफ। सब लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, कर्जा, लोन बोल सकते हो हम लोग। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी है। बिजनेस का जिम्मेदारी है किसी को पे करना है टू सम अदर एंटिटी। देखो इट इज एन ऑब्लिगेशन, ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। लिखना है तो लिख लो, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। हिंदी में लिख लो, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, जिम्मेदारी। ठीक है, ऑब्लिगेशन है। लाइबिलिटी क्या है, सॉरी लाइबिलिटी क्या है, एक जिम्मेदारी है जहां पे बिजनेस को पे करना पड़ेगा, किसको, टू सम अदर एंटिटी और फर्म को। सर ये एंटिटी, फर्म, इंटरप्राइज, सुन लो, एंटिटी, फर्म, इंटरप्राइज, बिजनेस, कंपनी, बिजनेस, कंपनी, सबका नाम क्या है, कंपनी। मतलब मेरा बिजनेस किसी और को पे करना है, जिम्मेदारी है, कर्जा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइबिलिटी बोलेंगे। मतलब कर्जा को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। किसी और को पे करना, चाहे वो इंसान हो या कोई कंपनी हो। रिलायंस कंपनी करोड़ों रुपया लिया है अडानी से, तो अडानी, रिलायंस कंपनी के लिए वो जो 101 करोड़ रुपया है वो क्या है, लाइबिलिटी, वो किसी और को चुकाना है। आया समझ में। रिलायंस कंपनी मसनून सर से कर्जा लिया, तो रिलायंस कंपनी के लिए क्या ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, उसको पे करना पड़ेगा, किसको, मसनून सर को। क्लियर है। चलिए तो यहां तक उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपेंस की तरफ। सर ये एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंस का मतलब क्या है, खर्चा। पढ़ते हैं, एक्सपेंस मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन डाटा कंपनी इनकट टू जनरेट रेवेन्यू। मतलब कोई कंपनी बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। और ये खर्चा क्यों किया जा रहा है, रेवेन्यू को कमाने के लिए। सर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कमाई। क्या होता है, कमाई। मतलब कमाने के लिए ही खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चा को क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। बिना कमाने के, बिना कमाई का कोई भी इंसान खर्चा करता नहीं है। एग्जाम्पल, हम जो कोचिंग चला रहे, तो कोचिंग चलाने में मेरा कुछ खर्चा नहीं आता होगा, रेंट होता होगा, टीचर लोग को सैलरी देते होंगे, साफ सफाई कराने का खर्चा हुआ होगा, पेपर प्रिंट आउट वगैरह कराते होंगे उसका खर्चा होता होगा, और भी बहुत सारा खर्चा वगैरह। तो वो सब मेरा बिजनेस का क्या एक्सपेंस है। और ये सब खर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच द फर्म हैज टेकन ड्यूरिंग द करेंट ईयर। एक साल के अंदर जितना भी हम लोग खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट उठाते हैं। जैसे हम रूम का रेंट दे रहे हैं तो बदले में हम रूम का इस्तेमाल कर रहे, बेनिफिट उठा रहे। अब यहाँ पर ही जो आपका लाइन लिखा हुआ है इसको बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करिएगा। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। मतलब सर क्या बोला है, देखो इसको समझाने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है ना, इधर पर ही ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, बिजनेस में आप भले पैसा दो या मत दो, अगर उस साल का खर्चा है तो आपको उसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों क्या है सब हम बताएंगे, आप लोग को टेंशन मत लो। ठीक है, एक एक चीज बताएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए मेरा साल जो शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2026 से। खत्म कब होगा, 31 मार्च 2027। थोड़ा राइटिंग गंदा है, काम चला लो। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ साल, और कब तक खत्म होगा, 31 मार्च 2027। ये एक साल है पूरा। अब हुआ क्या है, हम ना एकदम साल के एंड में, मान लीजिए 27 मार्च को, यहाँ पे 27 मार्च को
हम जा करके एक सामान खरीदे कोई एक इंसान से, ठीक है, 10,000 का सामान खरीदे, मान लो मिस्टर एक से सामान खरीदे 10,000 का, ये मिस्टर एक से, ठीक है, 10,000 का सामान खरीदे, कब, 27 मार्च को, कब खरीदे, 27 मार्च को, मतलब साल खत्म होने से 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। और ये भाई साहब को एक्स को बोला कि हम आपको पेमेंट करेंगे 10 दिन के बाद, कब पेमेंट करेंगे, 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 डेज। अब देखो 4 दिन के बाद तो साल खत्म हो जाएगा ना, 4 दिन के बाद तो साल खत्म हो जाएगा, फिर नया साल शुरू हो जाएगा। नया साल कब से शुरू होगा बोलिए, 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा। और ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2028 को। मतलब सर हम सामान कब खरीदे, यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे, लेकिन इसका पेमेंट हम कौन सा साल करेंगे, इस साल करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो ईयर है, इस ईयर को हम लोग कौन सा ईयर बोलते हैं, 26-27 वाला साल है। और ये कौन सा साल है, 27-28 वाला ईयर है। मतलब हम सामान खरीदे कहाँ पे, 26-27 में, और इसका पेमेंट कब करे, 27-28 में। क्या ये खर्चा कहाँ रिकॉर्ड करे, इस साल रिकॉर्ड करे या यहाँ रिकॉर्ड करे, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ, इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। देखो यही चीज लिखा हुआ यहाँ पे, इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। आया बात समझ में। क्या लिखा हुआ, इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। मतलब सर आप पेमेंट करो या मत करो, जिस साल का खर्चा है उसी साल क्या करना पड़ेगा, अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात को समझो, आप पेमेंट करो या मत करो, जिस साल का खर्चा है उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब हम सामान कहाँ खरीदे, यहाँ पे, तो खर्चा भी कहाँ का, यही का है, तो रिकॉर्ड भी कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, भले आप पेमेंट करो या मत करो। सर ऐसा क्यों, सवाल अब पैदा होता है कि सर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए ना, मान लीजिए हम साल, पूरा 1 साल ऑपरेट किए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का हम बिजनेस चलाए, और बच्चों लोग से हम फीस लेते जा रहे कैश में। अब गवर्नमेंट आया मेरे पास टैक्स लेने के लिए, गवर्नमेंट को हम क्या बोला, झूठ झूठ, कि गवर्नमेंट बच्चा लोग फीस नहीं दिया, वो बोला अगला साल फीस देंगे, 6 महीना बाद, 2 महीना बाद। तो आप 2 महीना बाद आइएगा ना टैक्स लेने के लिए, फिर 2 महीना बाद आएगा, बोला नहीं पैसा मिला, आप 2 महीना बाद आए, ऐसे करके हम टैक्स का चोरी कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बोला कि आपका खर्चा या कमाई जिस साल आप किए हो, आप उसी साल रिकॉर्ड करो, भले आपको पैसा दो या पैसा मिले या नहीं मिले, या पैसा दो या मत दो, जिस साल का खर्चा है या जिस साल का कमाई है आपको उसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। खर्चा है भले पैसा दे या नहीं दे, खर्चा इसी साल करना तो रिकॉर्ड इसी साल करना पड़ेगा। उसी तरह कमाई अगर इसी साल का, पैसा मिले या नहीं मिले, इसी साल हम कमाई को रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया। इस तरह का अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है, इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस। क्या बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस। और लॉ यही बोलता है कि अकाउंट्स को मेंटेन करना है, वो कैसे मेंटेन करना है, एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं। कैश बेसिस बोलता है जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करो। पैसा कहाँ मिलेगा इस केस में, ये वाले साल में। पैसा कहाँ मिलेगा, ये वाले साल में, तो रिकॉर्ड भी इस वाले साल अगर करेंगे तो कौन सा बेसिस होगा, कैश बेसिस होगा। लेकिन लॉ हम लोग को ये वाला फॉलो करने मना किया है। हम लोगों को कौन सा फॉलो करने बोला, एक्रूअल बेसिस। मतलब जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड करो, भले पैसा दो या मत दो। जिस साल का कमाई है उसी साल रिकॉर्ड करो, भले पैसा आपको मिले या नहीं मिले। मतलब मान लीजिए साल के आखिरी में एक लड़का आया मेरे पास, ट्यूशन पढ़ रहा था, वो बोला सर आपको फीस ना इस महीना नहीं देंगे, अगला महीना दोनों महीने का एक साथ मिला करके देंगे। लेकिन हम तो काम यहीं कर लिया, पैसा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड हमको यहीं पे करना पड़ेगा इसी साल में। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो ये जो आपका हाईलाइटर जो हम किए हैं, तो अब समझ में आया क्यों किया हाईलाइट मारे आप लोग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। क्लियर है बाबू। चलिए नेक्स्ट, एक्सपेंस हो गया हम लोगों का। एक्सपेंस हो जाने के बाद हम लोग चलेंगे आगे, रेवेन्यू की तरफ बढ़ेंगे। सर ये रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन का कॉस्ट पड़ा बनाने में हमको 10,000 रुपया, कितना कॉस्ट पड़ा, 10,000 रुपया। लेकिन मार्केट में इसको बेचे हम 15,000 में, कितना में बेचे, 15,000 में। प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 5,000 रुपया।
रेवेन्यू कितना को बोलेंगे बताओ, 10,000 को, 15,000 को, कितना को बोलेंगे, या 5,000 को? कमेंट करो जल्दी, हम वीडियो रोक रहे। हम ये पेन बनाए, इस पेन का कॉस्ट आया 10,000 रुपये। मार्केट में हम इसको सेल कर रहे, सेलिंग प्राइस 15,000 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000। बताओ यहाँ रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, वो कितना ले हम लोग, 5,000 ले, 15,000 ले, या 10,000 ले, कितना ले? तो मोस्टली स्टूडेंट कमेंट करता हुआ सर 5,000, नहीं, यहाँ 15,000 रुपया लिखेंगे। 5,000 जो आया वो प्रॉफिट है बाबू, वो क्या है, प्रॉफिट है। हम लोग यहाँ रेवेन्यू का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, रेवेन्यू। मतलब बेच करके जितना पैसा हमको पास आया उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। देखो पढ़ो, टोटल अमाउंट जो इनकम जनरेट हो रहा है सामान को बेचने के बाद, गुड्स और सर्विसेज को बेचने के बाद, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू। तो सामान बेचे कितना में, 15,000 में, तो रेवेन्यू कितना हुआ, 15,000 हुआ। अच्छा, रेवेन्यू को सेल प्रोसीड्स भी बोलते हैं या फिर ग्रॉस सेल भी बोलते हैं, याद रहेगा, क्लियर है। और सर प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो हम आप लोग को बता दिए, जितना भी खर्चा है उसको माइनस कर दो कमाई से, जितना भी कमाई है उससे खर्चा को माइनस कर दो, तो हम लोग का क्या निकल करके आएगा, प्रॉफिट निकल करके आएगा। क्लियर है। सर इनकम क्या है, इनकम एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस का एक साल के अंदर जितना भी कमाया गुड्स एंड सर्विसेज बेच करके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर है। ये एक पेन बेचे कितना आया, 15,000 आया। ऐसे ऐसा हम दिन भर में मान लो 50,000 पेन बेचा, तो एक दिन का मेरा इनकम कितना आया, अब मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 इंटू 50,000 पेन, कितना आएगा मेरा इनकम, पता चल जाएगा। आया समझ में। तो उम्मीद करते हैं एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम और प्रॉफिट आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है सर, ये क्या है, इसको अभी स्किप करके चलिए, इसको अभी स्किप करो, हम थोड़ा देर बाद आएंगे इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब आते हैं बाबू गुड्स के तरफ। गुड्स क्या है, गुड्स मतलब वही गुड्स ना सर जो हम लोग बचपन में लिखते थे, मैम लोग हम लोग को देती थी, वेरी 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 गुड। नहीं, यहाँ गुड्स का मतलब होता है कमोडिटी, सामान, वस्तु। जिस चीज का आप तिजारत कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स बोलेंगे। मेरा पेन का बिजनेस है तो ये पेन मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। समझ में आया। मेरा मान लीजिए ये कैप का बिजनेस है तो ये कैप मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। मेरा आईफोन का बिजनेस है, मेरा आईफोन मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। मेरा पढ़ाने का काम है तो हम जो पढ़ाते हैं उसको क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। आया समझ में, क्लियर है। अब सुनो, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर मेरे लिए क्या कहलाया, गुड्स कहलाया। लेकिन हम एक टीचर है, ठीक है, और हम जो है डेस्क खरीद करके लाए, डेस्क, डेस्क जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, या बेंच वगैरह हम खरीद करके लाए, तो बेंच भी एक तरह का क्या है, फर्नीचर है, डेस्क भी क्या है, फर्नीचर है। तो मेरे लिए, टीचर के लिए वो बेंच क्या होगा, एसेट्स होगा। क्या होगा सर, एसेट्स होगा। लेकिन अगर हम फर्नीचर का ही बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर मेरे लिए क्या कहलाता, गुड्स। लेकिन हम तो बिजनेस किसका कर रहे हैं, पढ़ाने का, टीचर है। लेकिन मेरे लिए फर्नीचर क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसेट्स। लेकिन जो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है उसके लिए फर्नीचर क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब सुनो बात को अच्छा से, यहाँ पे स्पेस हम छोड़े, क्यों स्पेस छोड़े, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए। आइए लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखोगे। गुड्स को ना बाबू अकाउंटेंसी में हम लोग दो नाम से जानते हैं। कितना नाम से जानते हैं, दो नाम से जानते हैं गुड्स को। एकदम ऐसे ही लिखना, गुड्स को हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक परचेज अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। गुड्स को हम लोग कितना नाम से जानते हैं भाई साहब, दो नाम से जानते हैं, एक परचेज अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। मतलब गुड्स को हम लोग अकाउंट से कभी भी गुड्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग उसको रिकॉर्ड क्या करेंगे, या तो परचेज या तो सेल्स बोल करके। क्लियर है। सोल्ड भी अगर लिखा हुआ है, सोल्ड, तब भी हम लोग उसको क्या लिखेंगे, सेल्स ही लिखेंगे। परचेस्ड लिखा हुआ है, डी लगा हुआ, परचेस्ड, फिर भी क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज लिखेंगे। बाउट लिखा हुआ सर क्वेश्चन में, बाउट, तब भी हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। याद रहेगा, क्लियर है। और कब लिखेंगे परचेज और सेल, जब गुड्स रहेगा। क्या रहेगा, गुड्स। मतलब गुड्स को हम लोग अकाउंट्स में कितना नाम से जानते हैं, दो नाम से जानते हैं, एक परचेज और एक सेल्स अकाउंट। अब सुनिएगा, परचेज हम लोग कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। परचेज हम लोग कैश में भी कर सकते हैं, कैश बेसिस पे, और उधार में भी हम लोग परचेज करते हैं, राइट। क्रेडिट पे भी हम लोग परचेज करते हैं। उसी तरह सेल्स,
हम लोग कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ रहा है सर, एकदम आराम आराम से। यहाँ तक मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। चल, बहुत मजा आएगा बाबू। देखो अकाउंट्स का बेसिक बेसिक टर्म्स पहले समझ लो, बहुत डिटेल में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इतना डिटेल में शायद ही कोई पढ़ाता होगा, ठीक है। हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल वे में हम आप लोग को ले जा करके पढ़ा रहे हैं, ताकि आगे फर्दर स्टडीज करेगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज हम लोग बताना चाहते हैं कि अभी तक का आप लोग क्लास 11 में अभी तक आप लोग क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं किए हो, तो हम लोगों के यहाँ एडमिशन जोरों शोरों से शुरू है। ऑलरेडी 2-2 बैच बन चुका है, सीट बहुत कम है। तो आप लोग को अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप लोग नोट्स में देखिएगा, जाइएगा नीचे जब, तो ये नोट्स में आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर नजर आता होगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग क्या करिएगा, हमको व्हाट्सअप करना, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग क्या करना, व्हाट्सअप करना, कि हम आप लोग को क्लासेस वगैरह आप लोग को अगर लेना है तो यहीं पे आप लोग को पूरा डिटेल्स वगैरह मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट सर, ये परचेज क्या है? अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं परचेज क्या है। तो सबसे पहले आप लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट क्या है? द टर्म परचेज इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स। सामान को खरीदेंगे किस लिए? या तो रीसेल करने के लिए या तो प्रोड्यूस करने के लिए। ये दो लाइन को हम फिर से हाईलाइट करते हैं, रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा ना होंडा कंपनी का बिजनेस है, होंडा, ठीक है। हीरो होंडा था ना पहले, अभी हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। तो होंडा कंपनी का बिजनेस है और हम गाड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गाड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर ही मान लीजिए हम एक गाड़ी बनाते हैं, तो जो गाड़ी हम बना रहे, प्रोड्यूस कर रहे, तो गाड़ी बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? गाड़ी बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, इंजन चाहिए, टायर चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, गद्दी चाहिए, मतलब सीट वगैरह चाहिए। तो ये सब मेरे लिए क्या है? ये सब अगर हम खरीद करके ला रहे थे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परचेज। मतलब रॉ मटेरियल जो हम लोग ला रहे सामान फिनिश गुड्स बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल भी किसके अंदर जाएगा? परचेज के अंदर जाएगा। बोलो क्लियर है? लेकिन इस बार मेरा होंडा का बिजनेस नहीं, मेरा एक गाड़ी का शोरूम है, जहां पे हम कंपनी से गाड़ी खरीद करके लाते हैं 10 लाख में और 15 लाख में बेच देते हैं। या हम सामान बना रहे नहीं, बल्कि बना बनाया सामान ला रहे और उसको बेच दे रहे। तो ये जो सामान गाड़ी खरीद करके ला रहे, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी आपका परचेज के अंदर आएगा। किस लिए? रीसेल करने के लिए ला रहे। ये जो गाड़ी हम लोग ला रहे हैं, ये रीसेल करने के लिए ला रहे। सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाए, वो भी परचेज में जाएगा। और सामान को बना बनाया सामान को लाए और बेच दिए, कुछ अमाउंट रख करके रीसेल करने के लिए लाए, तो वो भी क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। बोलो क्लियर है? पूरा तरीका से स्प्राइट ऑल क्लियर? चलिए अब यहाँ पर कैश में भी परचेज करते हैं और क्रेडिट में भी परचेज करते हैं, जो हम आप लोग को यहाँ पे ऊपर भी बता चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। सब परचेज तो समझ में आ गया कि सामान हम लोग खरीद करके लाएंगे। जिस चीज का आप तिजारत कर रहे हो उसको, गुड्स को, जिस चीज का आप तिजारत कर रहे हो, देखो गाड़ी बनाने का बिजनेस भी मेरा क्या था? गाड़ी बनाने का भी बिजनेस मेरा था, राइट। गाड़ी बनाने, थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। गाड़ी बनाने का बिजनेस है मेरा, तो गाड़ी जो का रॉ मटेरियल ला रहे वो भी परचेज में हो जाएगा। गाड़ी बना रहे हैं लाके रॉ मटेरियल से, या बना बनाया गाड़ी ला रहे, दोनों ही मेरा क्या बिजनेस है? गुड्स कहलाएगा। गाड़ी का ही बिजनेस है तो गुड्स कहलाएगा। रॉ मटेरियल लाई या पूरा का पूरा गाड़ी लाई, गुड्स कहलाएगा, मतलब परचेज जाएगा। खरीद करके लाएंगे तो परचेज, और जब बेचेंगे तो क्या कहलाएगा? वो सेल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल्स। पढ़ते हैं। द टर्म सेल्स इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स विच आर डील बाय द फर्म। जिस चीज में आप डील कर रहे हो, जिस चीज का आप तिजारत कर रहे हो, उसको बेचोगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्स बोलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हम गाड़ी बेच रहे तो उसको सेल बोलेंगे। बहुत सारा कंपनी जैसे होंडा का कंपनी वगैरह पार्ट्स वगैरह भी बेचता है ना। गाड़ी चलते चलते टायर फट गया या इंजन खराब हो गया, तो वो इंजन वगैरह पार्ट्स वगैरह बेचता है ना गाड़ी का। तो पार्ट्स वगैरह मतलब रॉ मटेरियल अगर सेल कर रहा तो वो सेल कहलाएगा। पूरा का पूरा गुड्स बेच दे रहा तब भी सेल कहलाएगा। पूरा का पूरा गाड़ी बेच रहा तब भी वो सेल कहलाएगा, या पार्ट्स वगैरह बेचेगा तब भी वो सेल कहलाएगा।
क्लियर है? जिस चीज का आप तिजारत कर रहे हो, मतलब डील कर रहे हो जिस चीज का, उसको अगर आप बेच रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्स बोलेंगे। और सेल्स भी हम लोग कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है बाबू? स्टॉक। क्या है? स्टॉक। सर स्टॉक क्या है? हम 10,000 पेन बनाया, एक साल में कितना पेन बनाया? 10,000 पेन बनाए, 5,000 पेन बेच दिए, बचा कितना? 5,000। उसी को क्या बोलेंगे? स्टॉक। क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। आया समझ में? पढ़ते हम लोग। स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? इन्वेंट्री भी है, याद रहेगा। स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री। स्टॉक क्या है? एक तरह का एसेट्स है। देखो मेरा पेन जो हम बनाए, बात को समझो। एसेट्स मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, जायदाद होता है, राइट। हम 10,000 पेन बनाया, 5,000 बेच दिया, बचा मेरा कितना? 5,000 दुकान में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या ये 5,000 का जो सामान मेरा दुकान में बचा हुआ है, रखा हुआ है, वो मेरा एसेट्स नहीं है? एसेट्स है कि नहीं है? हाँ सर, एसेट से प्रॉपर्टी। कल इसको फ्यूचर में बेच करके हम लोग पैसा कमाएंगे, तो वो क्या होगा? जो भी चीज फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। तो स्टॉक एक तरह का क्या बाबू? एसेट्स है। क्या स्टॉक एक तरह का एसेट्स है, जो किसके पास है? इंटरप्राइज मतलब फर्म, बिजनेस, कंपनी, सब एक ही का नाम है। ठीक है, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और सेल। हम लोग किस लिए स्टॉक को रखे? प्रोडक्शन करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। मतलब रॉ मटेरियल अगर मेरे दुकान में पड़ा हुआ है, मतलब ये पेन बनाने का बिजनेस है, ये पेन बनाने के लिए जो स्टील का जरूरत पड़ा है, ये प्लास्टिक का जरूरत पड़ा है, ये प्लास्टिक मेरा दुकान में पड़ा हुआ, वो भी क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। पूरा फिनिश कर लिया, पेन बना हुआ है, 5,000 पीस पेन बचा हुआ है, वो भी क्या कहलाएगा? स्टॉक। और 3-4 kg का मान लो प्लास्टिक बचा हुआ, वो भी क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। मतलब या तो पूरा गुड्स हो या प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल है, वो भी आपका स्टॉक कहलाएगा। बोलो क्लियर? ये दोनों ही क्या मेरा जायदाद है, प्रॉपर्टी है, फ्यूचर में इसको बेचेंगे बना करके तो उनको फायदा मिलेगा। स्टॉक को जो कैलकुलेट करते हैं वो साल के स्टार्टिंग में करते हैं या तो साल के एंड में करते हैं, याद रहेगा। स्टॉक कैलकुलेट होता है या तो साल के शुरुआत में या तो साल के आखिर में। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के आखिरी का स्टॉक नया साल का ओपनिंग बन जाता है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बोले याद रहेगा? मतलब मान लीजिए आज हम पूरा दिन बिजनेस किए, 5,000 पीस पेन बना बच गया, साल के आखिरी मतलब दिन के आखिरी में कितना पीस बच गया? 5,000 पीस। तो कल सुबह आएंगे तो 5,000 पीस ही ना रहेगा दुकान में, तो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरा साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब आते बाबू परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न क्या होता है? जब सामान खरीद करके लाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? परचेज। और जब सामान खरीद करके लाया और वापस कर दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है वापस करने का, क्वालिटी खराब था, दाग लगा हुआ था, चाय वगैरह का दाग लगा हुआ था सामान में, या उससे सस्ता में हमको कहीं और सामान मिल रहा था, या वो चीज का जरूरत नहीं था, कोई भी रीजन से हम लोग सामान को वापस कर दिए, उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या बाबू? रिटर्न आउटवर्ड नाम है। क्या नाम है? याद रखिएगा, रिटर्न आउटवर्ड नाम है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है बाबू? रिटर्न आउटवर्ड नाम है। सर रिटर्न आउटवर्ड क्यों? क्योंकि देखो समझो, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। यहाँ पे ना स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है। सामान खरीद करके लाया वापस कर दिया, क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। सामान बेचे थे, सेल कर दिए थे, कस्टमर वापस कर दिया कोई भी रीजन से, कस्टमर को पसंद नहीं आया होगा या दाग लगा हुआ होगा, डिफेक्ट होगा क्वालिटी वगैरह में, वापस कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। खरीद के लाए वापस कर दिए, परचेज रिटर्न। खरीद के लाए वापस कर दिए, परचेज रिटर्न। बेच दिए, कस्टमर वापस कर दिया, मेरे पास आया, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। क्लियर है? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। आइए समझते हैं कैसे, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को। परचेज रिटर्न समझ में आता है कि परचेज रिटर्न परचेज किया हुआ माल परचेज किया था वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न समझ में आता है कि सेल किए थे, कस्टमर वापस कर दिया। लेकिन रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं तो बच्चे लोग को समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है कि सर किसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं और किसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो ऐसे समझिए, परचेज किया था, मान लो ये हमें सामान खरीदे थे, परचेज किया था तो पहले आया था मेरे पास, हमको पसंद नहीं है, हम वापस कर दिया, तो माल क्या हो रहा है? मेरे पास से चला जा रहा है। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, स्क्रीन में देखो, ये हम है, पेन यूज कर लेते हैं, ये हम है, बिजनेस। हम कौन है? अपने आप को हमेशा बिजनेस समझ करके चलिएगा। ठीक है, हम किसी मिस्टर एक से सामान खरीद करके लाए थे,
पहले आया था मेरा दुकान में तो ये क्या था, परचेज था, हमको पसंद नहीं, हम वापस कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न बोलेंगे। पीआर मतलब परचेज रिटर्न। अब आउटवर्ड क्यों है, क्योंकि मेरे पास से यहां से क्या हो रहा है, जा रहा है ना, यहां से क्या हो रहा है, इसके पास जा रहा है, तो घर से जा रहा है, जा रहा है मतलब आउट, इसलिए इसको क्या नाम है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम है, रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह नेक्स्ट इसी में समझाते हैं, ये हम है, कौन है, हम है, आइए इसी में समझाते हैं, ये हम है, हम माल सेल किए थे, सेल किए थे, कस्टमर को मिस्टर एक्स को पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न, जिसका नाम क्या, रिटर्न इनवर्ड नाम है। क्या नाम है, रिटर्न इनवर्ड। सर रिटर्न इनवर्ड क्यों, क्योंकि हम बेचे थे, मेरे पास से चला गया था, अब वापस मेरे पास आ रहा है, घर पे आ रहा है, इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। आया समझ में। तो एक साथ हम आपको दोनों समझा दिए, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, दोनों समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं डेटर्स की तरफ। कहां बढ़ते हैं, डेटर्स, डेप्टर नहीं, डेटर्स, बी साइलेंट है, जैसे ऋतिक रोशन का एच साइलेंट है, वैसे ही डेटर्स का बी साइलेंट है। डेटर कौन है, तो डेटर को आप लोग यहां पर ही लिख सकते हो, डेटर का मतलब होता है कस्टमर। क्या होता है, कस्टमर, वो कस्टमर जिसको माल उधार में बेचे, इसको क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेटर्स। एग्जाम्पल, ये हम है, बिजनेस, सॉरी, ये हम है, कौन, बिजनेस, माल बेचे मिस्टर एक्स को, उधार में सेल किए, क्रेडिट में, सेल क्रेडिट में किए, तो मेरे लिए मिस्टर एक्स क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेटर। मतलब डेटर का मतलब वो कस्टमर जिसको माल उधार में बेचे हैं, डेटर मतलब वो कस्टमर जिसको माल उधार में बेचे। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ पर्सन टू whom, इट इज अ पर्सन टू whom firm sold goods या सर्विसेज ऑन किसमें, क्रेडिट में। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। तो डेटर के बगल में आप लिख लेना कस्टमर। अब आते बात को अच्छे से समझिएगा, इसी में हम बिजनेस चला रहे थे, मेरा आईफोन का बिजनेस था। क्या था, आईफोन का बिजनेस था। मिटाते हैं, पूरा अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए ये हम है, बिजनेस, क्या है, बिजनेस, ये शोरूम है, आईफोन का शोरूम है, ठीक है, और यहाँ हम बैठे हुए, बिजनेस, हम कौन है, बिजनेस, आईफोन का शोरूम था, मिस्टर एक्स मेरा दुकान में आया, आईफोन 17 पसंद किया, कौन कलर का, बोला सर गुलाबी कलर का आईफोन चाहिए, गुलाबी कलर का आईफोन चाहिए, कितना दाम है, हम बोला 1,70,000। ये बोला कुछ कम, हम बोला जाओ तुम्हारे लिए 1,50,000 कर दे रहे। कितना कर दे रहे, 1,50,000 कर दिए इसके लिए, 1,50,000 में माल बेच दिए। पैकिंग वगैरह हम कर लिए, पैकेट बैग को लेकर करके मिस्टर एक्स दुकान से निकल गया सॉरी, मिस्टर एक्स दुकान से निकल गया। हम बोला वही भाई रुको, पैसा, वो बोला सर हम आपको ना 1 महीना बाद पैसा देंगे। हम देखे चलो मिस्टर एक्स अच्छा आदमी है, जान पहचान का आदमी है, 1 महीना बाद वापस कर देगा। हमें ठीक है, जाओ 1 महीना बाद वापस कर देना। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मिस्टर एक्स मेरा दुकान में नहीं आया पैसा देने। हम एक दिन गए, मिस्टर एक्स को पकड़े, जा करके बोले भैया मेरा 1.5 लाख का तुम आईफोन लेकर के गए थे, याद है 2 महीना पहले, तुम बोले थे 1 महीना में दे देंगे पैसा, अभी तक तुम दिया नहीं। मिस्टर एक्स बोला कौन सा फोन, कौन सा आईफोन, हमको तो याद नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि मैं आपसे कुछ खरीदा हूँ, हम आपको नहीं चिंते, सॉरी, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुआ होगा। हमें नहीं नहीं तुम ले करके गया था। इससे बात बढ़ते बढ़ते झगड़ा लड़ाई हो गया। अब हम क्या मिस्टर एक्स का सर फाड़ेंगे, नहीं, हम कोर्ट में जाकर के केस करेंगे, तो कोर्ट हमको यही बोलेगा ना कि कुछ प्रूफ है, प्रमाण है आपके पास कि आप मिस्टर एक्स को माल बेचे हो। अब मैं नहीं जज साहब, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, तो उस केस में मेरा पैसा हमको रिकवर नहीं हुआ, ये मेरा बिजनेस का क्या हो गया, नुकसान हो गया, गरीब आदमी पैसा मार लिए, चलो सबर कर लिए हम।
एक हफ्ता बाद मिस्टर एक्स वापस आया मेरे दुकान में, ठीक है। अच्छा, जब हम माल बेचे थे मिस्टर एक्स को, तो मेरे लिए मिस्टर एक्स क्या कहलाया था? डेटर कहलाया था कि नहीं कहलाया था? डेटर कहलाया था कि नहीं कहलाया था? जल्दी बोलो। मतलब वो कस्टमर जिसको माल उधार में बेचते, ठीक है, वो मार लिए पैसे, वो बात की बात है। जब हम माल बेचे थे तो मेरे लिए भी एक मिस्टर एक्स क्या कहलाया था? डेटर। अच्छा, एक चीज और याद रखना, डेटर बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। क्या होता है? जायदाद होता है, प्रॉपर्टी होता है। फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा हमको, फ्यूचर में मिस्टर एक्स से पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इसलिए डेटर क्या कहलाता है? बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटर एक तरह का क्या है? एसेट्स है। अब सुनो बात को अच्छे से। हम माल बेचे थे 1,50,000 रुपए का मिस्टर एक्स को, मेरा पैसा नहीं दिया, डूब गया, लॉस हो गया। मतलब डेटर मेरा पैसा नहीं दिया तो वो एसेट्स मेरा लॉस में बदल गया। एक हफ्ते के बाद हम दुकान में बैठे हुए थे, मिस्टर एक्स वापस आया मेरा दुकान में। अब बोला सर एक आईफोन 17 खरीदना हमको। हमका कौन सा कलर का? बोला गोल्डन कलर का। देखो हम कस्टमर है, भगा नहीं सकते कस्टमर को, बिजनेस चला रहे हैं, है ना। तो मिस्टर एक्स को हम गोल्डन कलर का आईफोन निकाल के दिया। बोला कितना? हम बोला 1,50,000 रुपये, ठीक है। वो बोला ठीक है पैक कर दीजिए। हम पैक वगैरह कर दिए, फिर वो पैकेट पकड़ करके बिजनेस दुकान से निकलने लगा। हम बोला वही पैसा? वो बोला सर 1 महीना बाद देंगे। क्या बोला? 1 महीना बाद देंगे। क्या हम उसको माल बेचेंगे? आप लोग सब कमेंट करोगे कि नहीं सर अब हम लोग उसको माल नहीं बेचेंगे क्योंकि वो हम लोग को नुकसान कर दिया। लेकिन एज अ बिजनेसमैन की तरह सोचो, हम कभी उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन सेल हमेशा उधार में करना चाहता है, क्योंकि उधार में माल बेचने से सेल ज्यादा होता है, बिजनेस का सेल बढ़ जाता है उधार में। तुम देखो ना, ईएमआई का सिस्टम आया तो गाड़ी वगैरह या मोबाइल वगैरह का सेल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हम बिजनेसमैन है, कभी भी उसको वापस नहीं करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे? बोलेंगे ठीक है तुम 1 महीना बाद पैसा दोगे ना, एक काम करते हैं, हम एक बिल बना रहे। क्या कर रहे हैं? एक बिल बना रहे हैं, उस बिल को साइन करो। उस बिल को साइन करो तुम कि हाँ हम मिस्टर एक्स मसनून सर से एक आईफोन 17 खरीद रहे 1.5 लाख रुपया का। 1 महीना बाद हम वादा करें मसनून सर को पैसा हम दे देंगे। ये बिल में साइन करेगा, वो बिल किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा, इसका कस्टडी मेरे पास रहेगा। 1 महीना बाद हम वो बिल ले जा करके मिस्टर एक्स को दिखाएंगे, बोलेंगे भैया तुम माल खरीद करके लेकर के गया था, हमको मेरा पैसा दो। हम इसको माल बेचे थे, सेल किए थे, मान लो 1 अप्रैल को। कब बेचे थे? 1 अप्रैल। वो पैसा कब देता हमको? 1 मई को। तो 1 अप्रैल को हम बिल बनवा लिए थे। 1 अप्रैल को हम क्या किए थे? बिल बनवा लिए थे मिस्टर एक्स है, और उसे साइन करा लिए थे। तो ये 1 महीना जो पीरियड है, ये 1 महीने के लिए मेरे पास जो बिल था, उस बिल को क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इससे पैसा हम लोगों को रिकवर होने वाला है मिस्टर एक्स से। अब अगर मिस्टर एक्स नहीं देगा तो मेरे पास प्रूफ है, हम उसको जाकर के कोर्ट में दिखाएंगे। इस बार मिस्टर एक्स का अब्बा भी पैसा हमको देगा। अगर नहीं देगा तो हम उसके ऊपर केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। इस बार तो मेरे पास प्रूफ है। आया समझ में? तो बिल्स रिसीवेबल भी बिजनेस के लिए क्या होता है? एक तरह का एसेट्स होता है। क्या होता है बाबू बिजनेस के लिए? जैसे डेटर एक तरह का क्या होता है? बोलिए। डेटर बिजनेस के लिए एक तरह का क्या है? एसेट्स है। उसी तरह बिल रिसीवेबल भी बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। मतलब सिर्फ भरोसा करके माल बेच दिए तो क्या कहलाएगा? बिजनेस के लिए डेटर्स कहलाएगा। लेकिन जब डेटर से लिखित तौर पे लिखवा लेते हैं और वो बिल रख लेते हैं अपने पास, उसको क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। और ये भी बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। देखो पढ़ो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या? एक चैप्टर है अकाउंटेंसी में, आप लोग को नजर आएगा कुछ दिन के बाद। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कौन एक्सेप्ट किया? डेटर। साइन कौन किया? एक्सेप्ट कौन किया? वो इंसान मिस्टर एक्स, मतलब डेटर एक्सेप्ट किया, और इसका पैसा हम लोग को फ्यूचर में रिसीव होने वाला है एक डेट के बाद। आया समझ में? तो यहाँ आपका बिल रिसीवेबल भी क्लियर हो गया। तो डेटर और बिल रिसीवेबल क्लियर है, दोनों ही क्या है मेरा बिजनेस के लिए? एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब सुनो, ट्रेड रिसीवेबल क्या है सर? ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़ देंगे तो क्या निकल करके आता है? ट्रेड रिसीवेबल निकल करके आता है। मान लीजिए डेटर है 10,000 रुपया और बिल है 60,000 रुपया, तो बताओ आपका ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा? 70,000। कितना होगा? 70,000। बोलो क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सर क्रेडिटर्स क्या है? यहाँ पर क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब हम क्या बताए? डेटर का मतलब वो कस्टमर जिसको माल उधार में बेचा। लेकिन हम बिजनेसमैन है, हमको भी तो उधार में सामान खरीदना होगा।
हम अगर कोई महाजन से या सप्लायर से उधार में माल खरीदे तो मेरे लिए वो महाजन, वो सप्लायर क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? क्रेडिटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिर से बोलिए, क्रेडिटर्स कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो क्रेडिटर्स क्या है? वो पर्सन जिससे बिजनेस उधार में माल खरीदा। देखो, इट इज अ पर्सन फ्रॉम, जिससे, फ्रॉम मतलब से, बिजनेस इंटरप्राइज गुड्स खरीदा, किसमें? क्रेडिट में, उधार में। आया समझ में? एग्जाम्पल ये है हम, बिजनेसमैन, बिजनेस है। हम मिस्टर वाई से इस बार माल खरीदे, माल खरीदे मतलब परचेज किए, तो मिस्टर वाई मेरे लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। फ्यूचर में इसको पैसा हमको देना है, फ्यूचर में हमको पैसा देना है। और जब फ्यूचर में देना है तो वो क्या है? लाइबिलिटी है। फ्यूचर में पैसा देना है तो वो क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स एक तरह का क्या है? जल्दी बोलिएगा। क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है सर? लाइबिलिटी है। आया समझ में? क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या है? एक तरह का लाइबिलिटी है। मतलब महाजन, सप्लायर, आप क्रेडिटर को लिख सकते हो सप्लायर, महाजन, जिससे माल उधार में खरीदा। जिसको उधार में बेचा है वो क्या कहलाएगा? डेटर्स। जिससे उधार में माल खरीदा वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। डेटर से लिखा लेंगे तो क्या कहलाएगा? बिल रिसेबल। अच्छा, हम कोई कस्टमर सामान खरीदने गए मिस्टर वाई से, मिस्टर वाई को भी तो हो सकता है मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो। मिस्टर वाई बोले एक बिल बना रहे, साइन करिए। वो बिल में हम साइन किए, वो बिल किसके पास है? मिस्टर वाई के पास है। तो ये बिल को क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। फ्यूचर में इसके बिहाफ में पैसा देना है, इसलिए क्या कहलाएगा? पेएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेएबल। तो बिल्स पेबल एक तरह का क्या होता है बाबू? लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। मतलब सर, डेटर्स और बिल रिसेबल बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, पे करना, चुकाना है। देखो, इट मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्ट इस बार कौन किया? साइन कौन किया? हम साइन किए। और वादा कर रहे कि फिक्स अमाउंट हम आपको पे कर देंगे। आया समझ में? अब आते हैं ट्रेड रिसेबल, मतलब डेटर और बिल रिसेबल को जोड़ो तो क्या आता है? ट्रेड रिसेबल। ट्रेड पेबल में क्या? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा? ट्रेड पेबल्स कहलाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि आज का क्लास ज्यादा लेंदी नहीं करते। ऑलरेडी हम लोग का 1 घंटा हो चुका है रिकॉर्ड करते हुए। ज्यादा लंबा करेंगे तो आप लोग देखोगे नहीं वीडियोस। तो थोड़ा थोड़ा कर करके हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं पूरा A to Z क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि हम लोगों का मार्केटिंग या हम लोगों का प्रमोशन आप ही लोग के जरिए होता। आप लोग देखो वीडियोस को, पसंद करो और अपने दोस्तों तक का पहुंचाओ, क्योंकि मेहनत लग रहा है, टाइम लगता है बहुत ज्यादा, तो इसको अप्रिशिएट करना सीखिए आप लोग। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक का पहुंचाना। और अगर अभी तक आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। हम लोग आपको क्लास के बारे में बता देंगे, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, हर एक चीज आपको बताया जाएगा व्हाट्सएप के द्वारा। क्लियर है? तो यहीं तक रखते हैं। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि ये जरूरी है।